हम्म। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखिए यहाँ पे थे, कुछ कनेक्टिविटी इशू से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो वहीं पे डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में, कि ये हो गया क्योंकि ये परफॉर्मेंस के को अचीव नहीं किया जा सकता है ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करके। देखिए लिखा है ना ये लाइन, बिकॉज दिस परफॉर्मेंस because this performance cannot be achieved using traditional electronic devices. These functions are realized with separate passive components that occupy a disproportionate share of system volume. क्योंकि क्योंकि इस परफॉर्मेंस को अचीव नहीं किया जा सकता है ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके, तो इस फंक्शन को रियलाइज किया गया अलग से पैसिव कंपोनेंट से जो ऑक्यूपाई करता है डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ सिस्टम वॉल्यूम। ठीक, आगे देखिए क्या है। इन पर्टिकुलर RF MEMS technologies offer the possibility of reducing the overall system size through many miniaturization and component reuse। ठीक, कहने का मतलब क्या है? In particular, RF MEMS technologies offer the possibility of reducing the overall system size through miniaturization and component reuse। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो RF MEMS टेक्नोलॉजी है, ये क्या किया है, ये ऑफर किया है एक पॉसिबिलिटी किस चीज़ का, कि ओवरऑल सिस्टम साइज जो है उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, घटाया जा सके। जो RF MEMS टेक्नोलॉजीज़ है, ये एक पॉसिबिलिटी को ऑफर किया है कि जो ओवरऑल सिस्टम साइज है उसको रिड्यूस किया जा सके या घटाया जा सके। कैसे रिड्यूस किया जा सकता है या घटाया जा सकता है? थ्रू मिनिएचराइजेशन एंड कंपोनेंट रीयूज। कैसे हम घटा सकते हैं ओवरऑल सिस्टम साइज जो है, उसको घटा सकते हैं मिनिएचराइजेशन के थ्रू, और कंपोनेंट का दोबारा इस्तेमाल हो, दोबारा से यूज़ हो। तो यही लिखा है इस लाइन में, RF MEMS technologies offer the possibility of reducing the overall system size through miniaturization and component reuse। जो RF MEMS टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये क्या की है, एक पॉसिबिलिटी ऑफर की है कि ओवरऑल जो सिस्टम साइज है उसको घटाया जा सके। कैसे? कंपोनेंट को रीयूज करके और मिनिएचराइजेशन के थ्रू। तो इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे साइज को घटाया जा सकता है? मिनिएचराइजेशन से और कंपोनेंट का दोबारा इस्तेमाल करके, along with additional functionality through tunable amplifiers and filters throughout the RF chain। Specific opportunities for RF MEMS are denoted। ठीक, ये सब चीज़ क्या है? RF MEMS का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के साथ साथ क्या है,
इसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या है, ट्यूनेबल एम्पलीफायर है और फिल्टर्स है आरएफ चेन के थ्रू आउट, ठीक, जिसकी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है आरएफ मेम्स के लिए, ठीक, आई बात समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एप्लीकेशन हो गया, ठीक, ये आरएफ मेम्स का आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ठीक, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है, आई बात समझ में। अब देखिए माइक्रो मशीनिंग जो है ये हम लोग पढ़े हुए हैं पहले के यूनिट में। अब देखिए इसमें आरएफ मेम्स और माइक्रो मशीनिंग में क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं, ठीक। तो क्या है, आरएफ मेम्स टेक्नोलॉजीज आर इनेबल्ड बाय माइक्रो मशीनिंग। जो आरएफ मेम्स टेक्नोलॉजी है ये किसके द्वारा इनेबल की गई, माइक्रो मशीनिंग के द्वारा इनेबल की गई। आरएफ मेम्स टेक्नोलॉजी जो है ये माइक्रो मशीनिंग के द्वारा इनेबल की गई, which takes advantage of modern semiconductor fabrication techniques to perform tasks such as metal and dielectric film deposition, high aspect ratio dry etching, and selective dry or wet etching to achieve specific mechanical device structures. देखिए क्या लिखा है इस लाइन में जो हमने अंडरलाइन किया है, जो आरएफ मेम्स टेक्नोलॉजीज है ये इनेबल हुई किसके द्वारा, माइक्रो मशीनिंग के द्वारा। आरएफ मेम्स टेक्नोलॉजीज जो है वो माइक्रो मशीनिंग के द्वारा इनेबल हुई, जो कि क्या कहती है, एडवांटेज है मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्निक्स का, मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्निक का, ताकि टास्क को परफॉर्म किया जा सके, जैसे कि मेटल और डाई इलेक्ट्रिक फिल्म डिपोजिशन हुआ, हाई एस्पेक्ट रेशियो ड्राई एचिंग हुआ, या सेलेक्टिव ड्राई या वेट एचिंग हुआ, ताकि स्पेसिफिक मैकेनिकल डिवाइस स्ट्रक्चर को अचीव किया जा सके। देखिए ये सब लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब तो आपको समझ में आएगा, आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, ठीक। कहना क्या चाहते हैं इसमें, जो आरएफ मेम्स टेक्नोलॉजीज़ है ये इनेबल हुई किसके द्वारा, माइक्रो मशीनिंग के। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो इसी लाइन पे बन जाएंगे, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को। जो आरएफ मेम्स टेक्नोलॉजीज़ है ये इनेबल हुई किसके द्वारा, माइक्रो मशीनिंग के द्वारा, जो कि एडवांटेज लिया किसका, मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्निक का। क्यों एडवांटेज लिया, ताकि टास्क को परफॉर्म किया जा सके, कैसे टास्क को, जैसे कि मेटल या डाई इलेक्ट्रिक फिल्म डिपोजिशन हो गया, हाई एस्पेक्ट रेशियो ड्राई एचिंग हो गया, या सेलेक्टिव ड्राई या वेट एचिंग हो गया। ये सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इन सभी टास्कों को परफॉर्म करने के लिए जो आरएफ मेम्स टेक्निक्स है वो इनेबल हुई, वो आई माइक्रो मशीनिंग के द्वारा, ठीक। जिसका एडवांटेज क्या था कि उसके पास मॉडर्न सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्निक्स थे इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक। जब ये टास्क परफॉर्म हो जाता है तो हमको क्या मिलता है, हम अचीव करते हैं एक स्पेसिफिक मैकेनिकल डिवाइस स्ट्रक्चर, ठीक। मेम्स टेक्नोलॉजी क्या की,
इनेबल हुई माइक्रो मशीनिंग के द्वारा। मीन्स माइक्रो मशीनिंग ने आरएफ मेम्स टेक्नोलॉजी को इनेबल किया, जिसके पास एडवांटेज था मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्निक्स का, ताकि टास्क को परफॉर्म किया जा सके। वो टास्क जैसे कि मेटल और डाई इलेक्ट्रिक फिल्म डिपोजिशन हो गया, हाई एस्पेक्ट रेशियो ड्राई एचिंग हो गया, सेलेक्टिव ड्राई और वेट एचिंग हो गया। क्यों? क्योंकि हमको अचीव करना है स्पेसिफिक मैकेनिकल डिवाइस स्ट्रक्चर। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब आगे देखिए। जनरली माइक्रो मशीनिंग uses standard integrated circuit process such as metallization and etching, but also utilizes additional processes such as selective etching to remove sacrificial films to create suspended and movable films, deep etching to remove large volumes of silicon, and wafer bonding for packaging or integration. देखिए क्या है, जनरली क्या है, जो माइक्रो मशीनिंग होता है, जनरली क्या होता है, जो माइक्रो मशीनिंग प्रोसेस होता है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करता है। जनरली क्या होता है, सामान्यतः जो माइक्रो मशीनिंग होता है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट को, स्टैंडर्ड आईसी को यूज़ करता है प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि मेटलाइजेशन हो गया और एचिंग हो गई। लेकिन ये यूटिलाइज भी करता है अलग से प्रोसेस, एडिशनल प्रोसेस, जैसे कि सेलेक्टिव एचिंग हो गया टू रिमूव सैक्रिफाइशियल फिल्म्स। सेलेक्टिव एचिंग को जो एडिशनल प्रोसेस है उसको भी यूटिलाइज करता है, ताकि सैक्रिफाइशियल फिल्म्स को रिमूव किया जा सके, या सस्पेंडेड या मूवेबल फिल्म्स को बनाया जा सके। डीप एचिंग को यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, ताकि सिलिकॉन का जो लार्ज वॉल्यूम है उसको हटाया जा सके। वेफर बॉन्डिंग का यूज़ करता है या यूटिलाइज करता है पैकेजिंग या इंटीग्रेशन के लिए। ठीक, यहाँ पे इन 3-4 लाइन में आपको ये बता रहा है कि जो माइक्रो मशीनिंग है, जो माइक्रो मशीनिंग है, ये क्या करता है, किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? जो माइक्रो मशीनिंग है ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करता है। माइक्रो मशीनिंग जो है ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करता है बहुत से प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि मेटलाइजेशन हो गया, एचिंग हो गया। ठीक, मतलब कि मेटलाइजेशन, एचिंग जैसे प्रोसेस के लिए जो माइक्रो मशीनिंग है वो सामान्यतः स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करता है, उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके अलावा भी ये अलग से भी अतिरिक्त प्रोसेस, एडिशनल प्रोसेस का भी यूटिलाइज करता है, जैसे कि सेलेक्टिव एचिंग हो गया, सैक्रिफाइशियल फिल्म को रिमूव करने के लिए। ठीक, सेलेक्टिव एचिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, यूटिलाइज क्यों किया जाएगा? जो सैक्रिफाइशियल फिल्म्स है उसको हटाने के लिए, या सस्पेंडेड और मूवेबल फिल्म्स को बनाने के लिए। डीप एचिंग को यूटिलाइज करता है ताकि सिलिकॉन का जो बड़े वॉल्यूम है, लार्ज वॉल्यूम है, उनको हटाया जा सके। ठीक, इसके अलावा
वेफर बॉन्डिंग का भी यूटिलाइजेशन करता है किस चीज़ के लिए, पैकेजिंग के लिए या इंटीग्रेशन के लिए। वेफर बॉन्डिंग का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करता है, पैकेजिंग के लिए या इंटीग्रेशन के लिए। ठीक, तो ये समझ में आया। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अगली हेडिंग है हम लोगों की माइक्रो मशीन आरएफ एकाउस्टिक रेजोनेटर। रेजोनेटर होता है एकाउस्टिक रेजोनेटर, कौन सा होना चाहिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला, वो क्या है, माइक्रो मशीन है। डायरेक्ट कन्वर्जन एंड सुपर heterodyne radio architectures commonly use acoustic resonators for the RF filters and diplexer. Intermediate frequency filters and frequency sources. जो डायरेक्ट, देखिए अंडरलाइन में क्या लिखा है, डायरेक्ट कन्वर्जन एंड सुपर हेट्रोडाइन रेडियो आर्किटेक्चर्स commonly used acoustic resonators for the RF filters and diplexer, intermediate frequency filters and frequency sources. सीधा कन्वर्जन, सीधा कन्वर्जन और सुपर हेट्रोडाइन रेडियो, जो सीधा कन्वर्ट किया जाता है ये, और सुपर हेट्रोडाइन रेडियो आर्किटेक्चर जो होते हैं वो कॉमनली कैसा रेजोनेटर यूज़ करते हैं, एकाउस्टिक रेजोनेटर यूज़ करते हैं। सीधे कन्वर्जन के लिए, सीधे कन्वर्जन के लिए जो सुपर हेट्रोडाइन रेडियो आर्किटेक्चर होते हैं वो कॉमनली एकाउस्टिक रेजोनेटर को यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए, आरएफ फिल्टर और डाइप्लेक्सर के लिए, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी फिल्टर के लिए और फ्रिक्वेंसी सोर्स के लिए। तो एग्ज़ाम में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछना हो इस एक लाइन पे, तो आपसे पूछ सकता है कि जो हेट्रोडाइन रेडियो आर्किटेक्चर होते हैं वो एकाउस्टिक रेजोनेटर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो सुपर हेट्रोडाइन रेडियो आर्किटेक्चर होते हैं ये एकाउस्टिक रेजोनेटर यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, और ऑप्शन दे देगा आपको आरएफ फिल्टर एंड डाइप्लेक्सर, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी फिल्टर, फ्रिक्वेंसी सोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे हिसाब से आपका जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ठीक, सीधे कन्वर्जन के लिए, डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए जो सुपर हेट्रोडाइन रेडियो आर्किटेक्चर होते हैं ये कॉमनली एकाउस्टिक रेजोनेटर को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, आरएफ फिल्टर एंड डाइप्लेक्सर के लिए, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी फिल्टर के लिए और फ्रिक्वेंसी सोर्सेज के लिए। आई बात समझ में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यही बनता है आपका कि जो आरएफ, जो हेट्रोडाइन रेडियो आर्किटेक्चर होते हैं ये कॉमनली एकाउस्टिक रेजोनेटर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको हो सकता है आरएफ फिल्टर दे दे, डाइप्लेक्सर दे दे, और इसके अलावा दे दे ए बी दे दे, बी सी दे दे, ऐसे ऑप्शन में आपको वो उलझाने की कोशिश कर सकता है एग्जामिनर जो है। ठीक, आगे देखिए क्या है, आगे क्या है, ड्यू टू द स्पीड ऑफ साउंड बीइंग रफली 4 orders of magnitude slower than the speed of light,
Acoustic resonators are orders of magnitude smaller than electromagnetic resonators for similar quality factors Q in the frequency band most often utilized for RF communication less than 10 gigahertz. जैसा कि हम जानते हैं जो साउंड की स्पीड होती है वो लगभग 4 गुना स्लो होती है लाइट के स्पीड के, या ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड से 4 गुना ज़्यादा होती है। ठीक, तो जो एकाउस्टिक रेजोनेटर होता है ये इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेटर से कम होता है जब उसका क्वालिटी फैक्टर क्या हो, समान हो। ठीक, क्या लिखा है, ड्यू टू द स्पीड ऑफ साउंड being roughly 4 orders of magnitude slower than the speed of light, acoustic resonators are order of magnitude smaller than electromagnetic resonator for similar quality factors Q। ठीक, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 4 गुना होती है स्पीड ऑफ साउंड के, तो एकाउस्टिक रेजोनेटर जो होता है इसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है इन कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेटर फॉर सिमिलर क्वालिटी फैक्टर। मतलब कि दोनों के लिए क्वालिटी फैक्टर हम सेम रखेंगे, एक जैसा रखेंगे, किन दोनों के लिए, एकाउस्टिक रेजोनेटर के लिए एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेटर के लिए। ठीक, कहने का मतलब है जब आप एकाउस्टिक रेजोनेटर के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेटर के लिए, जब आप एकाउस्टिक रेजोनेटर के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेटर के लिए क्वालिटी फैक्टर सेम रखेंगे, क्वालिटी फैक्टर सेम रखेंगे, तो जो एकाउस्टिक रेजोनेटर का मैग्नीट्यूड है वो कम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेटर के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेटर के मैग्नीट्यूड से। किस केस में कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों का क्वालिटी फैक्टर जो है वो क्या हो, समान हो। ठीक, दोनों का क्वालिटी फैक्टर जो हो वो क्या हो, समान हो। ठीक, in the frequency bands most often utilized for RF communication less than 10 gigahertz। ठीक, किस फ्रिक्वेंसी बैंड में होगा, जो ज़्यादातर यूटिलाइज किया जाता है RF कम्युनिकेशन के लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए, वो क्या होता है, लेस देन 10 गीगाहर्ट्ज। आगे देखिए क्या है, द हाई quality factor Q greater than 1000 of the acoustic resonator ensures low oscillator phase noise and the steep filter skirts required for narrow diplexer band and channel frequency spacing। ठीक,
कहने का मतलब क्या है? अगर आपका क्वालिटी फैक्टर हाई है, ठीक, अगर आपका क्वालिटी फैक्टर हाई है, कहने का मतलब है क्यू की वैल्यू मान लीजिए 1000 से ज़्यादा है। अगर आपका क्वालिटी फैक्टर हाई है और ये मान लीजिए कि क्यू की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है, तो जो एकाउस्टिक रेजोनेटर होता है ये इंश्योर करेगा लो ऑसिलेटर फेज नॉइज। अगर क्वालिटी फैक्टर क्यू की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है तो एकाउस्टिक रेजोनेटर कि ये इंश्योर करेगा कि जो आपका ऑसिलेटर फेज है वो लो नॉइज का हो और स्टिफ फिल्टर स्कर्ट्स की आवश्यकता होगी नैरो डाइप्लेक्सर के लिए, बैंड के लिए और चैनल फ्रिक्वेंसी के स्पेसिंग के लिए। इसमें कंडीशन दिया है कि जब क्वालिटी फैक्टर मतलब कि क्यू ज़्यादा है, कह लीजिए 1000 से ज़्यादा है, तो जो एकाउस्टिक रेजोनेटर है ये इंश्योर करेगा आपका क्या, लो ऑसिलेटर फेज नॉइज। जो ऑसिलेटर फेज नॉइज है वो क्या होगा, लो होगा, कम होगा। और क्या इंश्योर करेगा, स्टीप फिल्टर स्कर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर नैरो डाइप्लेक्सर। जब क्यू की वैल्यू 1000 से ज़्यादा होगी तो आपको स्टीप फिल्टर स्कर्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी। किस चीज़ के लिए, नैरो डाइप्लेक्सर के लिए, बैंड के लिए और चैनल फ्रिक्वेंसी के स्पेसिंग के लिए, Such high performance frequency control components are required for efficient utilization of the RF spectrum. ठीक, ऐसा हाई परफॉर्मेंस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कंपोनेंट्स चाहिए होगा, ऐसा हाई परफॉर्मेंस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी किस चीज़ के लिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द आरएफ स्पेक्ट्रम। रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए हाई परफॉर्मेंस फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। आई एम रिपीटिंग, such high performance frequency control components are required for efficient utilization of the RF spectrum. Efficient utilization RF स्पेक्ट्रम के, रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए हाई परफॉर्मेंस फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी। Traditionally, filters and oscillators based on quartz crystal or surface acoustic wave resonators were utilized for frequency control in RF communication system. I am repeating. Traditionally, filters and oscillators based on quartz crystal or surface acoustic wave resonators were utilized for frequency control in RF communication system. ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनली ये होता था कि फिल्टर और ऑसिलेटर जो कि क्वार्ट्स क्रिस्टल बेस हैं या सरफेस एकाउस्टिक वेव रेजोनेटर बेस हैं उसको यूटिलाइज किया जाता था। ठीक, ट्रेडिशनली क्या होता था
क्वार्ट्ज क्रिस्टल बेस या सरफेस एकाउस्टिक वेव रेजोनेटर बेस जो फिल्टर और ऑसिलेटर हैं उसको यूटिलाइज किया जाता था फ्रिक्वेंसी कंट्रोल के लिए आरएफ कम्युनिकेशन सिस्टम में। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम में ट्रेडिशनली जो फिल्टर और ऑसिलेटर यूटिलाइज किया जाता था आरएफ कम्युनिकेशन सिस्टम में फ्रिक्वेंसी कंट्रोल को करने के लिए, ट्रेडिशनली जो फिल्टर और ऑसिलेटर इस्तेमाल किया जाता था, यूटिलाइज किया जाता था, वो किस बेस पे होता था? वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल बेस पे होता था या सरफेस एकाउस्टिक वेव रेजोनेटर SAW रेजोनेटर बेस होता था। आइए अंतिम लाइन देखते हैं। Micro machining of acoustic resonator offers tremendous advantages that lead to both performance improvements and miniaturization compared to this traditional solution। कहने का मतलब क्या है कि जो माइक्रो मशीनिंग है एकाउस्टिक रेजोनेटर्स का, ये ऑफर करता है बहुत से एडवांटेजेस को जो लीड करता है परफॉर्मेंस के इम्प्रूवमेंट में और मिनिएचराइजेशन में। किसके तुलना में? ट्रेडिशनल जो सोल्यूशन दिया गया था उसके तुलना में। मतलब कि इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोल्यूशन दिया गया था, ठीक, परफॉर्मेंस के लिए, ठीक, जो ट्रेडिशनल सोल्यूशन दिया गया था परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए और मिनिएचराइजेशन के लिए, उसमें जो माइक्रो मशीनिंग है एकाउस्टिक रेजोनेटर का, ये ऑफर किया बहुत से एडवांटेज जो कि लीड किया इसको किस चीज़ में कि परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट हो गया, मिनिएचराइजेशन में इम्प्रूवमेंट हो गया। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।